रेडी? पेज नंबर बताइए एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 3। तो ये क्वेश्चन हमें करना है अभी आपके स्टडी मटेरियल के पेज नंबर 209 का, क्वेश्चन नंबर क्या 3। थोड़ा ध्यान ज्यादा देना है, फोकस ज्यादा करना है। कृष्ण का बंद कर। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 3 पेज नंबर 209। 209 है कि 309? 209। वर्किंग नोट में हम बनाएंगे हमारा सबसे पहले क्या, रिकंसिलेशन अकाउंट। ये अकाउंट नहीं है, एक डमी अकाउंट है जिसको हम अकाउंट बोलते हैं, दुनिया इसको अकाउंट नहीं बोलेगी। ठीक है, बना लीजिए। फिर क्वेश्चन पढ़ते हैं, लॉजिक लगाते हैं और देखते हैं क्या डेबिट करना चाहिए और क्या क्रेडिट, मतलब क्या ऐड होगा और क्या लेस। एकदम फोकस के साथ, बहुत ही ज्यादा कंसंट्रेशन के साथ आपको ध्यान देना है। पढ़ूं मैं क्वेश्चन? चलिए ध्यान देंगे सब। On 31st August 2018, bank passbook of Mr. Ravi shows a credit balance of 33,600। पासबुक कौन सा बैलेंस दिखा रहा था? क्रेडिट बैलेंस। हम पहले शुरुआत कर लेते हैं। यहाँ पे क्रेडिट साइड में लिखो कि डेबिट साइड में? क्या लिखो? क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। कितना बेटा? 33,600। बट द कैश बुक शोज ए डिफरेंट बैलेंस। अब पता नहीं कैश बुक का बैलेंस कितना था, पर ये वाला नहीं था। आइडियली जो भी हमारे अकाउंट का बैलेंस आएगा वो कैश बुक का क्या कहलाएगा? बैलेंस। डेबिट भी हो सकता है, क्रेडिट भी हो सकता है। देखो, बैंक अकाउंट में ओवरड्राफ्ट भी हो सकता है और बैंक अकाउंट में रिसीवेबल भी हो सकता है। बैंक अकाउंट कैन इधर शो अ डेबिट बैलेंस और कैन शो अ क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक, दोनों ही पॉसिबल है। एज पर पासबुक भी बैंक अकाउंट कैन शो ए डेबिट बैलेंस और इट कैन शो ए क्रेडिट बैलेंस। अगर बैंक ने आपको लोन दिया है तो बैंक के पासबुक के हिसाब से डेबिट बैलेंस होगा क्योंकि बैंक को आपसे लेना है, और आपके बुक के हिसाब से क्रेडिट बैलेंस होगा क्योंकि आपको बैंक को पैसा देना है। अगर आपका बैंक में पैसा डिपॉजिट है तो कैश बुक के हिसाब से डेबिट बैलेंस होगा, आपका असेट है क्योंकि आपको पैसा लेना है। और बैंक के पासबुक के हिसाब से वो क्रेडिट बैलेंस होगा क्योंकि आपका पैसा बैंक में जमा है, वो बैंक के लिए लायबिलिटी है, बैंक को आपको देना है। ऑल एवरीथिंग इज पॉसिबल। It can be a debit balance as per cash book. It can be a credit balance as per passbook. It can be a debit balance as per cash book and it can be a credit balance as per passbook. कुछ भी हो सकता है। तो यहां पे तो एक बात पक्की है कि एक क्रेडिट बैलेंस है कैश बुक के हिसाब से, नहीं क्रेडिट बैलेंस है एज पर पासबुक के हिसाब। आगे पढ़ते हो, कैश बुक में बैलेंस कुछ और है। चेक पेड इनटू द बैंक, पहला ट्रांजैक्शन का डिफरेंस का रीजन दिया है। चेक्स पेड इनटू द बैंक बट नॉट क्रेडिटेड बिफोर 31st अगस्त कितना था? 24,500। अब सुनो, चेक हमने बैंक में पेड किया, किसी ने हमें चेक दिया, वो चेक हमने कहां दिया? बैंक। पेड इनटू द बैंक, इसका मतलब हमने बैंक में चेक दिया। कौन सा चेक दिया होगा? जो किसी से लिया होगा। तो किसी से चेक लेते वक्त हमने क्या एंट्री पास की होगी? बैंक अकाउंट को डेबिट और पार्टी को क्रेडिट। ये एंट्री हम हमारे बुक में पास कर चुके हैं, पर बैंक ने अभी तक वो पैसा हमें क्रेडिट किया क्या? नहीं। मतलब एंट्री कहां है? कैश बुक में। कहां नहीं है? ऐसे वक्त में इस एंट्री को क्या करना चाहिए? रिवर्स करना चाहिए। ऐसे वक्त में इस एंट्री को क्या करना चाहिए? रिवर्स। अच्छा, अब एंट्री को रिवर्स करने के लिए तो यह समझना पड़ेगा कि एंट्री क्या थी। एंट्री को रिवर्स करने के लिए क्या समझना पड़ेगा? एंट्री क्या थी? बोलो, किसी से चेक लिया
तो एंट्री क्या पास की होगी? बैंक को डेबिट और पार्टी को क्रेडिट। अब बैंक अकाउंट को डेबिट किया था तो रिवर्स करने के लिए बैंक अकाउंट को क्या करना चाहिए? क्रेडिट। तो कहां साइड में लिखूं? क्रेडिट साइड। पर नाम क्या दूंगा? क्रेडिट में तो लिख लेता 24,000 कितने? 500। अब इसका कुछ नाम तो देना पड़ेगा, जो क्वेश्चन में है वही नाम देंगे। चेक्स पेड इनटू द बैंक बट नॉट क्रेडिटेड। भैया ये समझना पड़ेगा क्या किया। दो ही साइड है, या तो इधर लिखना पड़ेगा 24,500 को, या तो उधर लिखना पड़ेगा, पर वही तय करेगा कि आपने सही लिखा या गलत लिखा। फिर से समझाता हूं। बैंक में हमने चेक पे किया, पर बैंक ने अभी तक क्रेडिट नहीं किया, मतलब एंट्री कहां है? कैश बुक में। कहां नहीं है? इसका मतलब है कि कैश बुक में एक एंट्री ज्यादा की है, जिसको हमें क्या करना चाहिए? रिवर्स। अब बैंक को जब चेक दिया था तो एंट्री क्या पास की होगी? बैंक को डेबिट और पार्टी को क्रेडिट। हमने बैंक को डेबिट किया था, गलती को सुधारने के लिए बैंक को अब क्या कर दो? क्रेडिट। इसलिए रिकंसिलिएशन अकाउंट के कौन से साइड में लिखा? क्रेडिट साइड। फिर पढ़ते, डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर थ्रू एनईएफटी 33,000 रिकॉर्डेड इन कहां पे? पासबुक। तो किसी कस्टमर ने, किसी पार्टी ने डायरेक्टली हमारे बैंक अकाउंट में ऑनलाइन ट्रांसफर कर दिया, पर हमें इसके बारे में कोई पता नहीं था। हो सकता है ना, अब मान के चलो आपके पास मेरा बैंक अकाउंट है, आपको फीस देनी है, आपने पापा को बोल दिया, पापा ने आज कल परसों 10 दिन बाद ऑटोमेटिकली मेरे अकाउंट में क्या ट्रांसफर कर दिए? पैसे। पापा को पता है पर मुझे पता नहीं है, मतलब ये एंट्री कहां रिकॉर्ड हो चुकी है? पासबुक। कहां रिकॉर्ड नहीं हुई? तो ऐसे केस में मुझे इस एंट्री को मेरे बुक में क्या करना चाहिए? पास करना चाहिए। अब अगर कोई कस्टमर मेरे बैंक अकाउंट में 33,000 रुपीज डिपॉजिट करता तो मैं क्या एंट्री पास करता? बैंक अकाउंट को डेबिट और कस्टमर को क्रेडिट। बैंक को डेबिट करना चाहिए, तो रिकंसिलिएशन अकाउंट को क्या करूंगा मैं? डेबिट। कितने से? नाम क्या दूं? जो क्वेश्चन है वही क्या होगा? नाम। क्या लिखा है? डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर थ्रू एनईएफटी। इतना लिखा तो भी चलेगा, डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर। इन लॉजिक को समझना बहुत जरूरी है। अगर सही से बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाना चाहते हो तो अपना जो बेसिक है अकाउंट का, उस पर अपना कंट्रोल बहुत ही तगड़ा होना चाहिए। अगला, चेक इशू किया था हमने 28 अगस्त को, वेयर प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट ऑन 5 सितंबर। मतलब हम बात करें अगर अगस्त महीने की, हमने चेक कौन से महीने में इशू किया? 28। तो हमने कैश बुक में एंट्री भी कब पास की? 28 को। क्या एंट्री पास की होगी? कस्टमर अकाउंट को डेबिट और बैंक को क्रेडिट। पर बैंक के बुक में वो एंट्री कब आई? 5 सितंबर। मतलब अगस्त में आई क्या? नहीं। तो ये केस कौन सा है? एंट्री कहां है, कहां नहीं है? ऐसे केस में क्या करना चाहिए? रिवर्स। तो रिवर्स करने के लिए पहले एंट्री समझनी पड़ेगी। क्या किया मैंने? चेक इशू किया। एंट्री क्या पास की होगी चेक इशू करते हो? कस्टमर को डेबिट और बैंक को क्रेडिट। तो मैंने बैंक को क्रेडिट कर दिया, कितने से? 38,800 से क्रेडिट कर दिया। अब क्या करना पड़ेगा? डेबिट। तो डेबिट में लिखेंगे 38 कितना? 800। कुछ नाम भी देना पड़ेगा इसको। 38,800 है क्या? चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। check issued but not presented for payment. Are you getting my point? Okay. फोर्थ पे आते हैं। ए बिल रिसीवेबल फॉर 15,000 discounted with the bank was dishonored on 38 August 18. Intimation of the same was received only on 3rd September. सुनो क्या था? एक बिल रिसीवेबल था, मतलब किसी बिल का मुझे क्या लेना था? पेमेंट। बैंक से डिस्काउंट कराना मतलब बिल का पैसा मुझे किसी इंसान से लेना होता है। बिल का पैसा मुझे किससे लेना होता है? किसी इंसान से। किससे लेता हूं आमतौर पे मैं? जो मेरे कस्टमर है। कस्टमर से जो पैसा लेना है उसी को, अभी ये तो बिल रिसीवेबल टेक्निकली आपको 12th स्टैंडर्ड में है,
पर आपको समझाने के लिए मैं एक आसान कॉन्सेप्ट दे रहा हूं, इसको अपन लिखेंगे भी डिटेल में, पर आपको समझना है। बिल रिसीवेबल का पैसा मुझे किससे लेना होता है? कस्टमर से। तो कस्टमर ने मुझे बोला कि एक काम कीजिए, मैं आपको इस बिल का पैसा 2 महीने बाद दूंगा। कब दूंगा? 2 महीने बाद। मैंने उसको बोला भाई मेरे को आज ही पैसों की जरूरत है, देना। तो पार्टी ने बोला नहीं यार देखो, पट्टा है तो माल बेचो मेरे को, नहीं पट्टा तो रहने दो, पर मैं पैसे आज नहीं दे सकता। कब दूंगा? 2 महीने बाद। हमने उसको बोला एक काम कर, तू माल आज लेके जा, तेरी बैंक में कोई जान पहचान है क्या? तो सामने वाली पार्टी ने, मेरे कस्टमर ने क्या बोला, हाँ एक बैंक मेरे पहचान की है, अगर तुमको बहुत ही पैसों की जरूरत है तो तुम मेरे बिल को बैंक से डिस्काउंट करा लो। बैंक से डिस्काउंट कराओ मतलब बैंक आपको आज पैसे देगा पर 15,000 रुपए नहीं देगा, हो सकता है 100 रुपए कम दे, पर आपको आज पैसा मिल जाएगा। आपको पैसा मैं मुझसे चाहिए तो कितने महीने बाद मिलेगा? 2। और अगर बैंक से चाहिए तो आप आज ले सकते हो। आप बैंक में जाइए, उनको बोलिए कि एक्स मेरा एक कस्टमर है जो मुझे 2 महीने बाद कितने रुपए देने वाला है? 15,000। पर आप मुझे आज दे दो पैसे, तो 2 महीने बाद किससे ले लेना? एक से। आप बोलोगे बैंक ऐसे अगाऊ काम क्यों करेगी? आपके मन में सवाल आया होगा, तुम दोनों का लेना देना है, बैंक ऐसे अगाऊ के काम क्यों करेगी? कर रही है ना, बैंक को फायदा नहीं है क्या इसमें? इंटरेस्ट मिलेगा ना। बैंक आज आपको हाथ में दे कितना रहा है? 14,900। और 2 महीने बाद उससे लेगा कितना? 15,000। तो बैंक ने तो 100 कमाए। बैंक का धंधा ही क्या है? पैसा दे के पैसा कमाना। तो बैंक को क्या प्रॉब्लम होगी इस चीज में? और बैंक के पास तो एक गारंटी है ना कि 2 महीने बाद एक बैंक को क्या देने वाला है? पैसा। पर आपने एक्स को माल बेचा, एक्स ने आपने एक्स को बिल दे दिया, वो आपके लिए क्या बन गया? बिल रिसीवेबल। अरे हाँ कि ना? उस पे लिखा हुआ है कि एक से आपको पैसे लेने हैं, कितने महीने बाद? 2 महीने बाद। पर आपको पैसों की जरूरत कब है? तो आप वो बिल लेके कहां गए? बैंक वाले को एक कागज दिखा के क्या बोला कि इसमें एक्स ने लिखा हुआ है कि ये कागज जिसके पास रहेगा उसको मैं 2 महीने बाद कितने रुपए दूंगा? 15,000। ये कागज अगर मेरे पास था तो एक्स किसको पैसे देता? मुझे। आपके पास है तो किसको देता? और बैंक के पास है तो किसको देगा? तो एक्स ने एक कागज पे अपना वचन, अपना प्रॉमिस लिख के रखा है कि मैं 2 महीने बाद बिना गलती किए कितने दूंगा? 15,000। अब इस कागज की वैल्यू है कि नहीं है? उस पे वचन लिखा हुआ है, किसका? एक्स का। और एक्स अगर माहेशमती साम्राज्य का होगा तो उसका वचन ही है शासन। चल, बैंक को उसके लिखे हुए वचन पे या कागज पे डाउट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? वैसे आमतौर पे अगर वो भी बैंक का कस्टमर है, आप भी बैंक के कस्टमर हो, तो बैंक को उस पर डाउट करना नहीं चाहिए। तो मान के चलो मैं बैंक हूं, मैं कौन हूं? बैंक। और आप हो सेलर हो। आप कौन हो? सेलर। एक राम नाम का व्यक्ति है जो आपकी दुकान पर आया, उसने कितने रुपए का माल खरीदा? 15,000 का। और आपको चेक ना देते हुए, वैसे तो माल खरीदने के बाद उसने क्या देना चाहिए आपको? चेक। चेक ना देते हुए एक कागज पे एक प्रॉमिस लिख के दिया कि मैं वचन देता हूं। क्या देता हूं? वचन। कागज बहुत आसान था। एक्स बहुत होशियार था। एक्स ने कुछ नहीं किया, माल खरीद लिया आपसे उधारी पे। और थोड़े समय बाद शाहना एक्स क्या किया, आपको एक प्रॉमिस लिख के चला गया। एक कागज पे क्या लिखा हुआ है? प्रॉमिस। क्या लिखा है एक्स ने इस पे? आई प्रॉमिस टू पे टू होल्डर ऑफ दिस बिल टू पे ₹15,000 आफ्टर 2 months। ये आज की डेट 31/12/20, तो 2 महीना खत्म होगा इसका 28/2/2021 को। और यहां पे किसने साइन मारा? मिस्टर एक्स ने साइन कर दिया। अब ये जो एक्स का प्रॉमिस है, इसका पैसा आपको मिलना है, तो आप इसको नाम दोगे, ये आपके लिए क्या है? इस कागज को अपनी जेब में संभाल के रखिए। कब तक? 2 महीने बाद ये वचन किसको दिखाना? एक्स आपको क्या देगा? पैसा। हो सकता है ना, ये एक प्रकार का चेक ही है। ये एक प्रकार का क्या है? चेक है। पर ये चेक बड़े लंबे समय का है, इसमें वादा लिखा हुआ है, प्रॉमिस लिखा हुआ है। चेक भी क्या है? आपने मुझे चेक दिया तो आपने मुझे प्रॉमिस ही किया ना कि आप मुझे क्या दोगे? पैसा। इस पे भी वही लिखा हुआ है। अब मिस्टर एक्स से मुझे 2 महीने बाद मिलने वाले हैं।
अब इस पे मेरा नाम लिखा है क्या मिस्टर एक्स ने कि मैं दिनेश को दूंगा या रमेश को दूंगा या सुरेश को दूंगा? नहीं, क्या लिखा है उसने? जिसके पास एक कागज रहेगा 2 महीने बाद मेरे पास आ जाना और क्या लेके जाना? 15,000 रुपए लेके चले जाना। अब आपको पैसे की जरूरत है तो आप ये बिल लेके किसके पास गए? आपके आपने बैंक को दिखाया कि बैंक जी सुनिए, मेरे को मिलने वाले 28 तारीख को कितने, पर मुझे आज जरूरत है, क्या आप मुझे आज कुछ पैसे दे सकते हो क्या? बैंक ने बोला ठीक है, ये कागज हमको दे दो, हम आपको क्या दे देते? पैसा। पर एक कंडीशन है, अगर मिस्टर एक्स ने हमको पैसे नहीं दिए, अगर मिस्टर एक्स ने हमको क्या नहीं दिए? पैसे। अरे वादा करके मुकरते नहीं क्या लोग? तो मिस्टर एक्स मुकर नहीं सकता क्या? तो आप आपकी बैंक में गए, आपकी बैंक को आपने बोला कि मुझे तो एक्स से मिलने वाले, क्योंकि उसने मेरे को प्रॉमिस किया है और लिख के दिया, प्रॉमिस किया है और क्या किया है? लिख के दिया। अभी के दे दो ना, मुझे कुछ पैसे देते होंगे तो 2 महीने बाद एक्स से ले लेना। बैंक ने बोला कोई प्रॉब्लम नहीं, हम आपको आज पैसे भी देते, 2 महीने बाद किससे ले लेंगे? एक्स से। पर अगर आप एक्स ने हमको नहीं दिए तो किसको देने पड़ेंगे? आपको। तो हम आपको अभी दे रहे हैं 14,000 कितने? 900। और बाद में एक्स से लेंगे कितने? 15,000। अगर एक्स ने 15,000 नहीं दिए तो आपको देने पड़ेंगे कितने? आपने बोला वो भी सही है, आपने बोला वो भी सही है, आपको आज पैसे मिल गए, 100 ही रुपए ज्यादा दे लेना, आपने तो बैंक का पैसा यूज किया, तो बैंक को इंटरेस्ट दोगे कि नहीं दोगे? बैंक को क्या प्रॉब्लम है? बैंक तो फुल्ली सिक्योर्ड है, बैंक ने आपका कागज रख लिया। 28 तारीख को बैंक किसके पास जाएगा? एक्स के पास। क्या दिखाएगा बैंक उसको? प्रॉमिस। एक्स किसको पैसे दे देगा? बैंक आपको पास आएगा क्या वापस? नहीं। बैंक खुश, आप खुश, एक्स खुश। पर अगर एक्स ने बोल दिया जो करना है वो कर लो, मैं मेरे पास क्या नहीं है? पैसे। तो बैंक क्या करेगा? बैंक डूबेगा क्या? नहीं। बैंक किसको पैसे मांगेगा? आपको। अगर एक्स ने बैंक को पैसे दे दिए तो बोला जाएगा एक्स ने बिल को क्या कर दिया? और एक्स ने नहीं दिए पैसे तो एक्स ने क्या कर दिया? अब इस क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन में लिखा है एक बिल रिसीवेबल था कितने रुपए का? 15,000, जिसको हमने बैंक से क्या किया था किसी जमाने में? डिस्काउंट। मतलब इसके पैसे पहले ही ले लिए थे, किससे? बैंक से। और उम्मीद क्या थी कि ये बिल का पैसा जिसको देना था वो बैंक को दे देगा, पर वो बिल क्या हो गया? डिसऑनर। इसका मतलब है अब ये 15,000 आपको किसको देने हैं? किसको देने हैं? बैंक को। ये डिसऑनर कब हुआ? 30 अगस्त को। मतलब बैंक वो बिल जिसका भी है उसको पैसे मांगने को कब गया था? 30 तारीख। उसने मना कर दिया पैसे देने से, तो बैंक को पैसे नहीं मिले, तो बैंक ने ये माना कि ये पैसे बैंक को किससे लेने हैं? आपसे। बैंक को किससे पैसे लेने हैं? आपसे। मुझे बोलो, अगर हमें किसी से पैसे लेने होते तो हम उसके अकाउंट को डेबिट करते या क्रेडिट करते? अरे किसी से पैसे लेने होते हैं तो उसको डेबिट करते कि क्रेडिट? डेबिट द रिसीवेबल। तो बैंक ने आपके अकाउंट को डेबिट कर दिया, ये मानते हुए कि ये 15,000 कौन देगा बैंक को? आप दो। किसने की ये एंट्री? आपके अकाउंट को डेबिट आपने किया कि बैंक ने किया? आपको तो पता ही नहीं कि वो चेक डिसऑनर हुआ है या नहीं। इंटीमेशन मतलब आपको कब पता चला कि चेक डिसऑनर हो गया? 3 सितंबर। कब पता चला? 3 सितंबर। मतलब ये 15,000 रुपए जो आपको बैंक को देने हैं, इसकी एंट्री कौन से बुक में? कहा नहीं है? कहा नहीं है? ये आपकी लायबिलिटी है कि असेट है जो पैसा देना है वो? तो इसमें आप बैंक को डेबिट करोगे या क्रेडिट करोगे? अबे लायबिलिटी है आपकी, बैंक को पैसा देना है। वैसे बैंक को देना है आपको 15,000, आइडियली लेना किससे है 15,000? कमीना एक्स। और पैसा तो कौन देगा? उसने बैंक को नहीं दिए तो बैंक किससे ले रहा है? आपसे। आप किससे लोगे? जेब से भरोगे कि एक्स से लोगे? तो आप क्या एंट्री पास करोगे? एक्स को डेबिट और बैंक को क्रेडिट। इतना आसान नहीं है। अगर हवा नहीं लगी तो फिर से बताता हूं, ये पूरा चैप्टर ही है आपको कौन से स्टैंडर्ड में? 12th स्टैंडर्ड। इस चैप्टर का नाम है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। अभी कुछ दिनों में, नॉट लेटर देन 7 to 10 days, हम 12th स्टैंडर्ड का क्या स्टार्ट कर रहे हैं? सिलेबस। और सेकंड यूनिट यही पढ़ेंगे, कौन सा? बिल्स ऑफ एक्सचेंज। और थोड़ा सा बेसिक आपको बता देता हूं, वैसे तो ये 11th स्टैंडर्ड में डालना ही नहीं चाहिए, पर जब बिल हो या चेक हो डिसऑनर होता है किसी और पार्टी का, तो वो पैसा बैंक को किसको देना होता है? आपको। और किससे लेना होता है? जिसने डिसऑनर किया उससे।
तो जब बिल डिसऑनर होता है या चेक डिसऑनर होता है तो पहले आपको पता चलता है कि बैंक को पता चलता है? बैंक। तो बैंक ने पासबुक में एंट्री पास कर ली, आपके बुक में एंट्री नहीं है। और इस केस में हम हमारी बुक में क्या पास करते हैं? एंट्री। किसी का बिल या किसी का चेक अगर डिसऑनर हुआ है तो उस व्यक्ति से पैसे लेने हैं और बैंक को पैसे देने हैं। एंट्री क्या पास करोगे फिर? कस्टमर को डेबिट और बैंक को क्रेडिट। तो हमें 15,000 से बैंक को क्या करना चाहिए? क्रेडिट। लिखो ना। इंटरेस्टिंग था, केवल मस्त कॉन्सेप्ट तेरा एकदम खुलता चला जा रहा है। आई एम इम्प्रेस्ड, गुड, कीप इट अप। क्या नाम देंगे इसको? बिल रिसीवेबल डिसऑनर्ड। बिल रिसीवेबल but not recorded in कैश बुक। बिल रिसीवेबल हो गया बेटा डिसऑनर, बट इसको कहां रिकॉर्ड नहीं किया? कैश बुक में। अगर मुझे पता चलता कि मेरे पे लाइबिलिटी आई है, एक बिल एक चेक डिसऑनर हुआ है और मुझे क्या देने हैं बैंक को? पैसे, तो वैसे भी मैं बैंक को क्रेडिट करता और जिससे लेने हैं उसको क्या करता? डेबिट। याद रखना, इसको भूलना मत। आगे, पासबुक की क्रेडिट साइड ओवरकास्ट हो गई कितने से? बहुत सर दुखने वाला है इस केस में। इस केस में बहुत सर दुखने वाला है, क्या करे क्या ना करे। पासबुक की क्रेडिट साइड ओवरकास्ट हो गई मतलब ज्यादा की एंट्री हमारे बुक में है कि पासबुक में? पासबुक में कौन से साइड में ज्यादा के रख दिए उन्होंने? 2000 क्रेडिट में। अगर पासबुक में क्रेडिट में ज्यादा है और एंट्री सिर्फ पासबुक में है तो हमें क्या करना पड़ेगा? कैश बुक में। कहां मारना पड़ेगा एंट्री? डेबिट में। अरे उल्टा करते हैं ना, बैंक हमें क्रेडिट करता है तो हम उसको डेबिट करते हैं, बैंक हमें डेबिट करते हैं तो हम हमारी बुक में उसको क्रेडिट करते हैं, यही करते हैं ना। अब बैंक ने गलती से क्रेडिट साइड को ओवरकास्ट कर दिया, मतलब बैंक ने क्रेडिट ज्यादा कर दिया हमें। कितने से? 2000 से। हम भी डेबिट ज्यादा कर देते, कितने से? 2000 से, ताकि ये जो डिफरेंस है वो क्या हो जाए? मैच हो जाए। ये पूरा चैप्टर रूल पे या थंब रूल पे चलता नहीं है, इतना आसान नहीं है। डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, यहाँ सोचना बहुत पड़ता है, इसीलिए लास्ट में रखा। और इसलिए लास्ट में रखा, भले तो सीक्वेंस वाइज तो ये चैप्टर 6 नंबर पे आता है, और पढ़ाते वक्त मैं इसलिए सबसे लास्ट में इसको पढ़ा रहा हूं क्योंकि इसके लिए पहले की जो दिमाग की बुझी हुई नसें है वो खुलना बहुत जरूरी है। क्या लेंगे? पासबुक क्रेडिट साइड वाज ओवरकास्टेड बाय कितना? 2000। अब घर जाके सोचना कि सर ने इसको इस साइड में क्यों लिखा। अगर ध्यान नहीं है, कंसंट्रेशन नहीं है और घर जाके देखोगे अरे इधर क्यों डाला उधर क्यों नहीं डाला, तो कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए चीजों को ध्यान से सुनिए, समझिए, और आपको अगर कुछ लिखना है तो एक्स्ट्रा नोट अपने ऊपर नीचे कहीं लिख के रख दीजिए। पासबुक क्रेडिट साइड was overcasted by rupees 2000। ऑफ कोर्स नॉट। पासबुक बैलेंस शीट किस पे बनता है? हमारे बुक में जो लेजर है उसके हिसाब से। फिर अगर हमारे हिसाब से बैंक में 20,000 है तो बैलेंस शीट में कितने दिखाएंगे? 20। भले पासबुक में 25 हो, 40 हो या 3 रुपए हो, उससे हमें फर्क पड़ता नहीं है। हम हमारी बैलेंस शीट में किसका बैलेंस दिखाएंगे? हमारे कैश बुक का ही बैलेंस दिखाएंगे क्योंकि वो हमारी बुक है। आगे, बैंक ने डेबिट कर दिया 400 रुपए बैंक चार्जेस, कहां? पासबुक में, पर इसकी एंट्री कहां नहीं है? कैश बुक। मतलब एंट्री कहां है? पासबुक में। कहां नहीं है? कैश बुक में। ऐसे केस में हम क्या करते? एंट्री पास करते हैं। अगर मुझे पता चला कि मुझ पे बैंक ने क्या लगाया है? 400 रुपए का चार्ज, तो मैं क्या एंट्री पास करता? बैंक चार्जेस को डेबिट और बैंक को क्रेडिट। बैंक चार्जेस को इसलिए डेबिट क्योंकि ये एक्सपेंस है, और बैंक को इसलिए क्रेडिट क्योंकि ये मुझे बैंक को देने हैं। तो करो ना, बैंक चार्जेस को डेबिट तो बैंक को क्या? क्रेडिट। तो उठा के इसको कौन सी साइड में डालो? क्रेडिट साइड। नाम वही दे दो, बैंक चार्जेस डेबिटेड इन पासबुक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक।
ये पूरा का पूरा खेल है, कहां डेबिट में लिखूं या कहां क्रेडिट में। बस ये तो है कि एक 33,000 एक 38,000 एक 2,000 एक 24,500 एक 1,500 और एक 400, या तो इधर लिखना है या तो उधर। सारा खेल बनेगा या बिगड़ेगा आपके डिसीजन से। इधर का उधर और उधर का इधर लिखा तो जिंदगी में कभी क्या टैली नहीं होना आपका, बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट टैली नहीं होना। प्रिपेयर कीजिए क्या, बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। बन तो गया, अब बड़े साइड की टोटल करेंगे। क्रेडिट की टोटल बड़ी आती, डेबिट की बड़ी आती। कितनी है डेबिट की टोटल? 73,800। तो इधर की भी टोटल कितनी चाहिए? 73,800। तो कितना बैलेंस आएगा? कितना बैलेंस आएगा? 300। यहां 300 लिखने से टैली हो जाता। लिखो ना, देखो ना, करके देखो ना। अरे बाबा, 30 और 30 60 70 और एक 71 72 73 800, ये तो बराबर है। फिर इधर की बची हुई टोटल 33 और 24 50 और 57 58 100 58 और 15 60 63 7300 7300 और ये 73 400 500, बराबर है ना 300। कौन बोलते हैं? तो ये कौन से साइड में आया आपने? क्रेडिट साइड। तो इसको नाम क्या देंगे अपन? क्रेडिट बैलेंस एज पर नारे कैश। तो हमने शुरू कहां से किया? क्रेडिट बैलेंस एज पर कहां से शुरू किया? पासबुक। और एंड कहां पे किया? क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक। अब ऐसा कैसा है, पासबुक में भी क्रेडिट बैलेंस, कैश बुक में भी क्रेडिट आ सकता है? अरे बिल्कुल आ सकता है, क्यों नहीं आ सकता? आपके पासबुक में क्रेडिट बैलेंस है, मतलब आप बोलते हो मुझ पे लायबिलिटी है, कितने की? 300 की। आपके कैश बुक में कौन सा बैलेंस है? क्रेडिट। तो आपके हिसाब से पेएबल है बैंक को कितना? 300। बैंक में क्रेडिट बैलेंस है, मतलब बैंक बोलता है कि हम आपको देंगे, और आप बोलते हैं बैंक को हम देंगे, ये तो फर्क आएगा। यही तो रीजन है उसके। ये पॉसिबल है कि नहीं है? अब देखो, कॉमन सेंस बताता, एकदम इजी सा आंसर बताता। अभी आपके पूरे डाउट क्लियर हो जाएंगे, आप बोलेंगे हो ना सर, होता ना, कौन बोलते नहीं होता। देखो क्यों होता है ऐसा, इसका सरल एग्जांपल देता। ये कौन है? आप। ये किसका बुक है? आपका बुक। इसका नाम क्या है? कैश बुक। मतलब ये कौन सा अकाउंट है? बैंक अकाउंट। ये कौन है? ऐसी थोड़ी दिखती बैंक। ये कौन है? ओके। आपके धंधे का पहला दिन। ये बैंक में किसका अकाउंट है? आपका नाम आपका है, ये किसका अकाउंट है? आपका। अब सुनो, आपके बिजनेस का पहला दिन, आपने बैंक में 10,000 रुपए डिपॉजिट किया। कितना रुपए डिपॉजिट किया? 10,000। एंट्री बताओ क्या करोगे? बैंक अकाउंट को डेबिट और कैश को क्रेडिट। बैंक क्या एंट्री पास करेगा? कैश अकाउंट को डेबिट और आपके अकाउंट को क्रेडिट। तो आपके हिसाब से कौन सा बैलेंस है और बैंक के हिसाब से कौन सा बैलेंस है? इसका मतलब है आपको बैंक से लेने हैं और बैंक के हिसाब से बैंक को आपको कोई दिक्कत है किसी को? अब सुनो मेरी बात। आपके पास एक व्यक्ति आया और उसने, आपने उसको चेक दे दिया 20,000 का। अब आपके बैंक में कितने पैसे जमा है? 20 का चेक दे नहीं सकते क्या? अरे क्यों नहीं दे सकते? अब आपको तो पता है वो कल या परसों बैंक तक पहुंचेगा। आपको मालूम है कि आज शाम तक या कल तक मैं क्या जमा करा दूंगा बैंक में? पैसे। तो आपने 20 का चेक दिया, क्या एंट्री पास करोगे? पार्टी को डेबिट और बैंक को क्रेडिट। तो आपने बैंक के क्रेडिट में डाल दिया कितना? 20। अब मुझे बोलिए, आपके हिसाब से बैंक का कौन सा बैलेंस है? कितने रुपए का? आप क्या दिखा रहे हो? बैंक को देना है। बैंक ने एंट्री पास की क्या अभी तक? बैंक क्या बोल रहा है? आपको देना है। तो बुक के हिसाब से भी क्रेडिट बैलेंस है और पासबुक के हिसाब से भी क्या है? हो नहीं सकता। आपके हिसाब से ओवरड्राफ्ट है, आपके हिसाब से ये क्या है? ओवरड्राफ्ट। और बैंक के हिसाब से क्या है? पेएबल। तो ये हो गया क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक और ये हो गया क्रेडिट बैलेंस एज पर, कुछ भी हो सकता है।
आपके हिसाब से डेबिट है, बैंक के हिसाब से क्रेडिट है, पॉसिबल है। आपके हिसाब से क्रेडिट है, बैंक के हिसाब से क्या है, डेबिट है, ये भी पॉसिबल है। आपके हिसाब से क्रेडिट है तो बैंक के हिसाब से भी क्रेडिट है, ये भी पॉसिबल है। आपका भी डेबिट है, बैंक का भी डेबिट है, ये भी पॉसिबल है। इधर कुछ भी हो सकता है। इसी को बोलते हैं बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट, इसलिए तो रिकंसिलेशन करना जरूरी है। बोल लेकिन एक दो दिन में तो वो पैसे देने ही पड़ेंगे ना बैंक को, देने पड़ेंगे ना, देने पड़ेंगे ना, पर आज तो डिफरेंस है ना। एक दो दिन में तो सब हो जाएगा, पर आज तो डिफरेंस है कि नहीं है। फिर क्या करेगा, ये महीना खत्म हो गया तो क्या ये महीने का रिकंसिलेशन बनाना पड़ेगा कि नहीं, कि भाई महीने के एंड में बैलेंस मैच क्यों नहीं हो रहा। हाँ, फिर अगला महीना आ गया, अगले महीने में तुमने बैंक में 10,000 जमा करा दिया और 20,000 निकल गए, तो तुम्हारे हिसाब से बैंक में बैलेंस कितना, 0। 10 पहले से 10 तुमने जमा करा है, बैंक ने भी पार्टी को 20 दे दिए, तो बैंक के हिसाब से भी बैलेंस कितना। सब हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, एवरीथिंग इज पॉसिबल। आया क्या बात समझ में। पर यह महीना जब खत्म हुआ तब तो डिफरेंस था कि नहीं था। होता ना, मैंने कब बोला कंफ्यूज नहीं होता, कंफ्यूज होता ना। फिर इसी कंफ्यूज में तो फ्यूज डाल के लाइट चलाना है आपने को। इसीलिए तो बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट योतमल में कोई पढ़ा था आपके बैचमेट से पूछ लेना। बोले हमारा तो 11 का खत्म हो गया सिलेबस, उनको बस इतना पूछना बैंक रिकंसिलेशन पढ़ा है, तो हमारे सर ने बोला 12th में नहीं आता, उसको पढ़ने की जरूरत नहीं, पढ़ाती नहीं, यहाँ पे लोड लेते ही नहीं लोग। इसीलिए तो यहाँ से निकली हुई जनरेशन, झूठ नहीं बोल रहा, बड़ा ही नहीं कर रहा, पर यहां से निकल के जो आगे गए हैं, जिन्होंने 11 12 किया, उनको आज पूछना वो कहाँ है लाइफ में। सब लोग दुकान पे बैठे या तो क्या कर रहे, या तो कोई क्या दे रहा, बैंक की एग्जाम, कोई क्या दे रहा, एमपीएससी, कोई किसी पोस्ट पे नहीं पहुंचा, किसी ने लाइफ में कोई मुकाम हासिल नहीं किया। पढ़ के करियर बनाना है, अब बिजनेस करना है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, फिर तो बिजनेस से बड़ा तो कोई ऑनर नहीं है। इफ यू वांट टू गो इनटू द बिजनेस, यू जस्ट नीड टू बी स्मार्ट। तो यहां से जो पढ़ लिख के जा रहे हो उसका उपयोग करना जहां पे भी आपका ठीक लगे। पर अगर पढ़ लिख के पढ़ाई के बेसिस पे करियर बनाना है तो एक बात ध्यान में रखना, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, पहला कदम जिसका गलत, वो अपनी मंजिल पे कभी भी पहुंच नहीं सकता, कभी नहीं। ये जो झंडा गाड़ना है ना आपको, ये कभी नहीं गाड़ पाओगे। यही गलत हो रहा है हमारे यहाँ पे बच्चों के साथ। एक तो गलत पढ़ाते, या उतना ही पढ़ाते जितना उनको टीचर को समझता, उससे ज्यादा ना तो कोई पढ़ाना चाहता है, ना तो किसी को कोई बताना चाहता। फिर बच्चे भी वही लेके कर रहे। फिर एक समय ऐसा आता 2 साल तक धज्जियां उड़ाने के बाद वो किसी लायक रहते ही नहीं, ज्यादा से ज्यादा जीवन में क्या कर सकते, बीकॉम ही कर सकते, वो वही करते। कौन पूछता आज बीकॉम को, बीकॉम और बेकाम, इसमें कोई फर्क नहीं, कोई नहीं पूछता। 2,000 रुपए की तक नौकरी नहीं देता आज कोई बीकॉम करने वाले को। पर हाँ, जिसके पास नॉलेज है, जिसके बेसिक्स पक्के है और जिसका एजुकेशन सही हुआ है, वो छाती ठोक के बोलेगा 50,000 देते तो काम करता, नहीं देते तो रहने दो, क्योंकि आपका ऐसा कोई काम नहीं जो मुझे करना आता नहीं, और आपकी ऐसी कोई अकाउंटिंग की एडजस्टमेंट नहीं है जो मुझे करना आता नहीं। पर ये कॉन्फिडेंस आएगा कहां से, पढ़ाई से। अब जिसके अंदर खुद को ही कॉन्फिडेंस नहीं है, वो क्या सीना चौड़ा करके सामने वाले को बोलेगा कि 50,000 देते होंगे तो क्या करता काम। आज मेरे पास आते लोग ऑडिट के, जीएसटी के ऑडिट ये वो, फिर मुझे बोलते फलाने जगह पे तो सर 5,000 में काम होता। बोला रहने दे भाई, कोई करता तो कर ले, मैं टीचर भी महंगा हूं, मैं सीए भी महंगा हूं, मैं उसी का काम करता जो कौन देता मुझे पैसा। आज मेरे ट्यूशन में भी वही सीन है, जो कोर्स लोग यहाँ पे 8,000 में कराते, मैं उसके कितने लेता, 25। दे रहे कि नहीं दे रहे लोग। सीए में भी वैसे, जो काम यहाँ पे बाकी के लोग शायद 5 में करते होंगे, मैं उस काम को 40,000 से नीचे क्या नहीं लगाता, हाथ ही नहीं लगाता, बात ही नहीं करता, वो भी एडवांस में। पहले पैसे दो, फिर आपके बही खाते दो, फिर मैं करेगा उसका क्या, ऑडिट, और फिर नीचे करेगा मेरी क्या, सिग्नेचर। जिसको पट्टा वो देता। पर एक है, आपके नॉलेज के, आपके काम के और आपके टैलेंट के पैसे मिलते, पर इसके लिए पढ़ना पड़ता, और दिमाग लगा के और दिल लगा के पढ़ना पड़ता। मानसी ने बोला ना सर कितना कंफ्यूजिंग है ना, हिसाब किताब करना और इतने लाखों करोड़ों का हिसाब रखना कोई चुटकी बजाने का खेल तो नहीं है। ये तो कुछ नहीं, छोटे छोटे आंकड़े हैं। रियल लाइफ में
कितने बड़े ट्रांजैक्शन होते हैं। कोई एक बिजनेस जिसका टर्नओवर 100 करोड़ का है, गेट इनटू हिज बुक्स एंड सी द वॉल्यूम, सी द कॉम्प्लिकेशन, यू विल अंडरस्टैंड थिंग्स आर नॉट दैट इजी द वे यू थिंक। ये करता कौन है? हम ही करते हैं, कॉमर्स वाले। ये हमारे लिए ही तो छोड़ा है भगवान श्री कृष्ण ने कि भाई ये जो पृथ्वी पे समस्या है इसका समाधान करने के लिए मैंने अवतार लिया है। किसके स्वरूप में? कॉमर्स स्टूडेंट के स्वरूप में। इस बुराई का नाश करेंगे कौन? आप ही तो वो अवतार। वो विधाता ने आपको बनाया इसलिए ताकि आप ऐसे बड़े बड़े कॉम्प्लिकेशंस को क्या करो, सॉल्व। अच्छा चलो, अब लॉजिक लगाने की बारी आती है। शुरू कहां से करना है? 33,600। जाना कहां पे? 300 पे। कुछ चीजें क्या करनी पड़ेगी? ऐड। कुछ चीजें क्या करनी पड़ेगी? माइनस। क्या माइनस करोगे, क्या ऐड करोगे? ये आया कहां से 300? इन सबका क्या है? एडिशन। इन सबका क्या है? सब्सट्रैक्शन। इतना सब करने के बाद आप आए कहां पे? यहां पे। अब इधर का माइनस इधर जाएगा तो क्या बनेगा? प्लस। बनाओ ना फिर। ये इक्वेशन क्या है रे? 33,000 प्लस 38,000 प्लस, ये इक्वेशन क्या है? सुनो, ये है इक्वेशन 33,000 प्लस 38,800 प्लस कितना? 2,000 इज इक्वल टू क्या? 33,600 प्लस क्या? 24,500 प्लस क्या? 15,000 प्लस क्या? 4,000 प्लस कितना? 300। यही है इक्वेशन। अब आपको कहां से शुरू करना है? 33,600 से। और कहां जाना है? 300। तो ये सब जो प्लस है ये कहां लेके जाओ आप? इधर माइनस। और यहां पे आना है आपको 300। तो बनाओ इसका इक्वेशन बनाओ। चलो करते हैं। क्या करना पड़ेगा? एक साइड 33,600 है, ये सब प्लस करता है तो ये 300 उधर लेके गया तो उल्टा हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? माइनस। बनने दो, चलेगा। आओ फिर इसका बनाते हैं क्या? बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। पर्टिकुलर्स, अमाउंट। कुछ चीजें ऐड करेंगे, कुछ चीजें लेस। हाँ बोलो बेटा। शुरुआत कहां से करूं? क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक कितना है? बन गया अभिषेक? बोल, क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक कितना लिखा? 33,600। क्या ऐड करो अभिषेक इसमें? 24,500 को ऐड करो, 15,000 को ऐड करो, 400 को ऐड करो। वही मैं पूछ रहा हूँ, वही मैं पूछ रहा हूँ। ये रहा ना आपके सामने ही तो है। कहां से शुरुआत करनी है? 33 में क्या प्लस किया, 33 में से क्या माइनस किया, तो आंसर कितना आना चाहिए? 300 आना चाहिए। आ सकता है। ये छोटा सा तो इक्वेशन है, ये क्या इधर दिख रहा है? इसी को देख के बताना है आपको क्या ऐड करूं और क्या लेस। बोल। 33,000 नहीं सुनो, मैं करके देता, ध्यान से देखो। इसमें ये सब चीजें क्या करो आप? ऐड करो। सुनो ना, इन सब चीजों को क्या करो? ऐड। आंसर -300 आएगा। आंसर कितना आएगा? माइनस। और -300 ये क्या दिखाता है आपकी? लायबिलिटी। इट इज नथिंग बट अ क्रेडिट बैलेंस। चलो फिर 24 और 15 कितने होते हैं? 24 और 16 40, 39,900 ऐड करो।
33, 38 और 2 कितने होते? 40। 73,800 को क्या करो? माइनस। तो आपका आंसर आएगा -300। और ये और कुछ नहीं, ये माइनस है आपके बुक के हिसाब से फिगर, यही है और कुछ नहीं। क्रेडिट बैलेंस एज पर क्या है? ये कैश बुक। क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक मतलब और कुछ नहीं बल्कि क्या होता है? बैंक ओवरड्राफ्ट। बन गया आपका बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। कृष्णकांत कोई डाउट? हवा टाइट? हाँ जी, माइनस ही आएगा कैश बुक के हिसाब से बैलेंस, क्योंकि ये आपका निगेटिव बैलेंस है, ये आपका ओवरड्राफ्ट है, ये आपकी लायबिलिटी है। इतना पैसा कैश बुक के हिसाब से आपको बैंक को देना है। हो गया बेटा लिखना? ख्याति मैम शायद अकाउंट स्टार्ट, मैथ स्टार्ट कर रही है मंडे से क्लासरूम। चलो लिखो, फटाफट लिखो। डन क्या? इतना समय क्यों लगता तुमको? मेरा कितना जल्दी हो गया देखो। बोलो बेटा, हो गया क्या लिखना? लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर क्या? क्या लिखा है? फ्रॉम द फॉलोइंग प्रिपेयर बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। बैंक ओवरड्राफ्ट से शुरुआत हुई है एज पर क्या? कैश बुक। कितना है? 40। ये बैंक ओवरड्राफ्ट किसके हिसाब से? अब ओवरड्राफ्ट का बैलेंस डेबिट होता है कि क्रेडिट? शुरुआत कहां से करोगे? क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक या बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक, इन दोनों में कोई फर्क नहीं है। फिर बैंक चार्जेस फॉर एसएमएस अलर्ट 370 डेबिट किए थे पासबुक में, मतलब बैंक ने आप पे क्या लगाए? चार्जेस। नॉट रिकॉर्डेड इन कैश। अगर आपको पता चलता आपको एसएमएस चार्जेस लगे कितने रुपए? 370। एंट्री कहां है इसकी? पासबुक। कहां नहीं है? आप एंट्री पास कर, आपको करनी चाहिए। करते तो क्या एंट्री पास करते? बैंक चार्जेस को डेबिट और बैंक को क्रेडिट। तो भाई कितना समय लगेगा इन चीजों को करने में? समय लगेगा कि नहीं लगेगा? बिल्कुल नहीं लगेगा। आइए प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 3 वर्किंग बनाते हैं। देखो प्रैक्टिस का मैटर है, जैसे जैसे आगे आगे क्वेश्चन बढ़ेंगे ना, कुछ तकलीफ ही नहीं जाएगी। आप बोलोगे अब समझ गए सर, अब तो सारी बात हमारे दिमाग में आ गई। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर है 4। अच्छा, क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक नहीं कहलाएगा, ये क्रेडिट बैलेंस एज पर क्या कहलाएगा? कैश बुक। इसी को हम बोलेंगे ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक। अरे क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक मतलब क्या रे? ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक। कितना रुपया है बेटा? 48,450। 48,450। यहां से कहानी को आगे बढ़ाएंगे। एक बार हमारा रिकंसिलेशन अकाउंट बन जाए तो आसानी से क्या बन जाएगा? रिकंसिलेशन स्टेटमेंट भी बन जाएगा।
डन, इतना बन के तैयार है सबका, छप गया ये। आइए फिर आप स्मार्ट हो मुझसे ज्यादा, फटाफट बताओ। बैंक चार्जेस, बैंक ने हमारे अकाउंट में डेबिट किए, मतलब बैंक ने हम पे चार्जेस लगाए कितना, 370। एंट्री कहां है, कहां नहीं है, क्या करना चाहिए, पास करना चाहिए। क्या पास करना चाहिए, बैंक चार्जेस को डेबिट तो बैंक को क्रेडिट, तो बैंक को क्रेडिट, तो बैंक को क्रेडिट, तो बैंक को क्रेडिट। कहां लिखेंगे, क्रेडिट। क्या नाम देंगे, बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। कितना, 370। दूसरा, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट। ए भैया आपने बैंक से लोन ले रखा है कि नहीं ले रखा है, अरे लिया कि नहीं लिया, 2870 डिड नॉट अपीयर इन क्या, कैश बुक। अरे भैया बैंक ने आपको लोन दिया तो आप पे इंटरेस्ट बैंक लगाएगा कि आप बैंक पे लगाओगे, बैंक आप पे। इंटरेस्ट कितना लगाना ये पहले आपको पता चलेगा कि बैंक को, पहले एंट्री आप पास करोगे कि बैंक, बैंक ने आप पे इंटरेस्ट लगा दिया कि नहीं लगाया, मतलब एंट्री कहां है, हमने कैश बुक में पास की क्या, तो हमें करनी चाहिए क्या। जब आपको यह पता चलेगा कि आप पे 2870 का क्या चार्ज हुआ है, इंटरेस्ट, तो आप एंट्री क्या पास करोगे, इंटरेस्ट अकाउंट को डेबिट और बैंक अकाउंट को क्रेडिट। क्यों, क्योंकि इंटरेस्ट आपके लिए एक्सपेंस है और ये पैसे आपको किसको देने हैं, बैंक को। क्या एंट्री पास करोगे, इंटरेस्ट को डेबिट और बैंक को क्रेडिट, बैंक को क्रेडिट, बैंक को क्रेडिट, बैंक को क्रेडिट। कितना, 2870। कहां लिखोगे, क्रेडिट में। कुछ नामकरण करना पड़ेगा इसका, वारसा वारसा करना पड़ेगा। क्या नाम करोगे, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट डेबिटेड बाय बैंक बट नॉट एंटर्ड इन कैश बुक। ओके नन्हे मुन्ने बच्चे, तेरी मुट्ठी में क्या है बता अगले बार। 4, सुनो सुनो सुनो, वो चीज वापस आ गई है जो हम नहीं चाहते थे कि वापस आनी चाहिए। अब बिल फॉर 12,000, जिसको हमने बैंक से क्या करवा लिया था, डिस्काउंट, मतलब पहले बैंक से क्या उठा चुके थे, पैसा। विद बैंक अपीयर्स इन कैश बुक एट फुल अमाउंट बट बैंक हैज डिडक्टेड 200 रुपए क्या, डिस्काउंटिंग चार्जेस। जाहिर सी बात है, किसी बिल के कितने रुपए लेने थे हमें किसी और व्यक्ति से, 12,000। बैंक ने हमें पैसे दिए समय से पहले, पर कितने दिए, तो बैंक ने चार्जेस लगाए कितने, वो हमने लगाए क्या, हमको लगे 12 के, बैंक कितना देगा 12, पर बैंक ने कितने रुपए काटे, ये हमें पता था क्या, अब पता चला क्या, मतलब ये 200 की एंट्री कहां है, कहां नहीं है। आपको पता है ये 200 रुपए आपका इनकम है कि एक्सपेंस है, आपके पैसे कटे हैं। इसको आप इंटरेस्ट बोलो या डिस्काउंटिंग चार्ज बोलो, इंटरेस्ट बोलो या क्या बोलो, डिस्काउंटिंग चार्ज। अगर आपको आज पता चला कि अरे बैंक ने तो 200 रुपए क्या कर लिए, चार्ज लगा लिया, तो क्या एंट्री पास करते, डिस्काउंटिंग चार्जेस को डेबिट और बैंक अकाउंट को क्रेडिट, बैंक अकाउंट को क्रेडिट, बैंक अकाउंट को क्रेडिट, बैंक अकाउंट को क्रेडिट। कितना, क्या नाम लोगे, डिस्काउंटिंग चार्जेस डिडक्टेड बाय बैंक बट नॉट एंटर्ड इन कैश बुक। सीधी बात है ना भाई, 12,000 के बिल के 12,000 बैंक देगा, सेवा करने को बैठे क्या बैंक वाले, आपको आज 12 देंगे, 2 महीने बाद किसी से 12 लेंगे और बोलेंगे कि भैया बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। बैंक ऐसे काम करते हैं क्या, बैंक है, बैंक आपको पैसा देगा जरूर, जितना चाहिए उतना देगा, पर देते वक्त देगा कम और लेते वक्त लेगा ज्यादा। अरे यही तो धंधा है बैंक का। हाँ कोऑपरेटिव बैंक भी तो मुनाफा तो कमाती है ना, बस ये है कि कोऑपरेटिव बैंक के हम मेंबर है, हम ही बैंक से पैसा लेते, हम ही बैंक को पैसा देते, तो कल मुनाफा भी कमाएंगे तो हमारा ही होगा, हम में ही बटेगा, उसको बोलते हैं कोऑपरेटिव। पर बिना मुनाफे से तो कोऑपरेटिव बैंक भी नहीं काम करेगी ना। अब मेरे को हम सब ने कोऑपरेटिव बैंक डाली, हमने तेरे को 12,000 दिए, 2 महीने बाद तू हमको 12,000 दे रहा है, तेरे पे एहसान करने के लिए बैंक खोलिए क्या,
हाँ ये काम करना भाई, तेरे को पैसों की जरूरत है, तू 11,000 रुपये ले, फिर कितने वापस कर, 12। तो बैंक ने कितना कमाया, 1,000, वो हम 10 लोगों में बांट लेते, वो प्रॉफिट हम 10 लोगों में क्या करते, बांटते। इसको बोलते कोऑपरेटिव बैंक। कोऑपरेटिव बैंक काम मुनाफे के लिए करती है, सिर्फ वो मुनाफा किस में बटता है, अपनों में ही बटता है, क्योंकि अपनी बैंक है और अपने लिए है, इसी को बोलते कोऑपरेटिव। नहीं तो वो एहसान करने वाली बैंक कहलाती, बैंक कोऑपरेटिव किसी पे एहसान करती नहीं है। हाँ, वो भी तेरे को बोला कि 2 महीने में पैसे देने हैं, 11 के कितने वापस करने, 12, लेट करेगा तो 13 करने पड़ेंगे, तो तू 13 देगा, तो हमने कितने कमाए, 2। अब वो 2,000 हम सब में बांटेंगे, एक हिस्सा तेरे को भी मिलेगा, तू नाराज मत होना। और इसका मतलब ये नहीं कि तेरे पे एहसान करेगी बैंक, ऐसा होता नहीं है। चलो आगे, चेक इशू किया था हमने, क्या इशू किया था, चेक, पर प्रेजेंट हुआ क्या बैंक में, नहीं। कितने रुपए का, तो मतलब एंट्री कहां है, कहां नहीं है, इसको मिलाना होगा, तो कैशबुक से क्या करना पड़ेगा, रिवर्स। अच्छा, किसी को चेक इशू किया तो एंट्री क्या पास की, पर्सन अकाउंट को डेबिट और बैंक को क्रेडिट। आपने क्या किया, बैंक को क्रेडिट, अब आपको बैंक को क्या करना चाहिए, डेबिट। बैंक को क्या करना चाहिए, डेबिट। बैंक को क्या करना चाहिए, डेबिट। कितने रुपए से, 32,300। क्या नामकरण तो करना पड़ेगा, चेक issued but not presented। इतना ही लिखता मैं, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंट, काफी है, मार्क मिलते हैं, और समझ भी आ गया क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। तर इकडे काय आहे, फक्त थंब रूल है क्या, थंब रूल है इधर, कैशबुक में एंट्री है, पासबुक में नहीं है, तो एंट्री को क्या करो, रिवर्स। पासबुक में, कैशबुक में नहीं, तो एंट्री को क्या करो, पास। ये थंब रूल है, और क्या है और क्या नहीं है, इसके कोई रूल नहीं है, वो तो सोचना पड़ता और समझना पड़ता। पुढे चला, चेक अमाउंटिंग टू 24,000 डिपॉजिटेड इनटू बैंक। हमने कितने के बैंक में चेक डिपॉजिट किए थे, 24। हमने बैंक में चेक डिपॉजिट किया, तो एंट्री पास करी कि नहीं करी, करी। कौन सा चेक, किसी से लेके ही दिया होगा ना बैंक को, क्या एंट्री पास की होगी, बैंक अकाउंट को डेबिट और पार्टी अकाउंट को क्रेडिट। चेक है ना, किसी से चेक आया, वो चेक किसको दिया, बैंक को, एंट्री क्या पास की, बैंक अकाउंट को डेबिट, पार्टी अकाउंट को क्रेडिट। ऐसे कितने रुपए के चेक हमने बैंक में डाले थे, 24। बट ओनली चेक ऑफ 8,000 अभी तक बैंक ने क्या किए हैं, कलेक्ट। मतलब 8 का चेक मैंने दिया, 8 के चेक के पैसे बैंक को मिले, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। 8 के अलावा मैंने और चेक दिए बैंक को, कितने के, 16 के, जिसकी एंट्री कहां है, कैश बुक में, पर कहां नहीं है, पासबुक। क्या एंट्री है मेरे कैश बुक में, बैंक को डेबिट और पार्टी को क्रेडिट, कितने रुपए की, 16,000। क्या एंट्री है मेरे कैश बुक में, बैंक को डेबिट। सुधारने के लिए मुझे बैंक को करना चाहिए क्रेडिट, बैंक को करना चाहिए क्रेडिट, बैंक को करना चाहिए क्रेडिट, कितने से, 16। अब एंट्री है तो हर एंट्री का कुछ ना कुछ क्या होता है, नाम होता है भाई। नाम तो वही होगा क्या, चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट कलेक्टेड। बैंक में चेक डिपॉजिट तो किया, पर अभी तक बैंक ने उसका पैसा कलेक्ट नहीं किया, हमें बैंक को अभी तक पैसा नहीं मिला, मतलब एंट्री कैश बुक में थी, पासबुक में नहीं थी। लास्ट, पेड स्टेशनरी बिल 11,300 बाय कौन सा कार्ड, डेबिट कार्ड, इट वाज नॉट रिकॉर्डेड इन कैश। एरर ऑफ ओमिशन है, एरर ऑफ ओमिशन है। आपने तो डेबिट कार्ड से क्या किया, पेमेंट, बैंक के अकाउंट में तो उसकी क्या हो गई, एंट्री। आपके बुक में एंट्री है क्या, कहां एंट्री है, कहां एंट्री है, पासबुक में, कहां नहीं है, क्या करो, पास करो ना। क्या एंट्री पास करोगे, स्टेशनरी एक्सपेंस अकाउंट को डेबिट और बैंक अकाउंट को क्रेडिट, बैंक अकाउंट को क्रेडिट, बैंक अकाउंट को क्रेडिट, कितना, 11,300। बट नॉट रिकॉर्डेड इन क्या, कैश। अभी तो बड़ा है ये, क्रेडिट साइड ही बड़ी दिख रही है, कितनी है रे क्रेडिट साइड की टोटल,
79190। तो इधर की भी चाहिए कितनी? 79190। कौन सी साइड है ये? डेबिट साइड। क्या आएगा उत्तर फिर हमारा? डेबिट बैलेंस एज पर क्या? शुरुआत तो कैश बुक से की थी, तो यहां क्या आना चाहिए? पासबुक आना चाहिए। कितना था? 46,890। अब जिसका भी हाथ तेज चलता है फटाफट आंसर निकाल लो। एक बार क्रॉस चेक कर लो, टोटल वोटल बराबर है कि नहीं। अच्छा, अब इसी को इस्तेमाल करके क्या बनाने का अपने को? क्या बनाने का है? बैंक रिकन्सिलिएशन। कहां से शुरुआत करोगे? ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक से। और डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक मतलब क्या है? बैंक बोल रहा है उनके अकाउंट में कौन सा बैलेंस है? डेबिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस मतलब क्या? बैंक को आपसे पैसा लेना है, तो वो भी कहलाएगा ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। अरे हाँ ना, अगर क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक है, तो डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक क्या कहलाएगा? ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक कहलाएगा कि नहीं? तो घर पे बैठ के इसका रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट खुद बना सकते हो कि नहीं? ये 48,000 में उसके नीचे के सारे आइटम क्या करोगे? ऐड। 32,300 क्या करोगे? माइनस। तो क्या मिलेगा आपको? 46,890। सही था नहीं था? अब सॉल्व क्वेश्चन का 3 नंबर का क्वेश्चन निकालो, देखो घर बैठे जमता क्या। इन्होंने बहुत थेरी मसाला छापा है, बहुत समझाया है, ये ऐड होता, ये क्या होता, लेस। गलती से भी उन चीजों को पढ़ने का नहीं। उन्होंने क्या लिखा, कैसा समझाया, उनका आंसर कैसा आया, इसको गलती से भी पढ़ने का नहीं। उसमें सिर्फ क्या देखने का? क्वेश्चन, और उनका आंसर और अपना आंसर क्या करने का? मैच। मेरी मेथड यूनिक है, ये मेथड आपको दुनिया में कहीं दूसरी जगह पे शायद ही देखने को मिलेगी। ये मैंने किसी से सीखी नहीं है, ये मैंने खुद बनाई है और खुद डेवलप की है, और इस मेथड से मैं ही पढ़ाता हूं। समझ रहा है कि नहीं समझ रहा तुमको? क्योंकि मेरे को प्लस माइनस समझता नहीं, मैं इंजीनियर नहीं है, मैं है अकाउंटेंट। मेरे को एक ही चीज समझती, क्या? डेबिट और क्रेडिट। थर्ड नंबर का क्वेश्चन क्या करोगे आप? सेम है, अपना ही भाई है ये। अभी अपन ने जो किया ऐसा ही कुछ है, सिर्फ उनके आंसर और अपने आंसर में फर्क पड़ना नहीं चाहिए। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन, होमवर्क मार्क करोगे आप। कल छुट्टी है आपको नए साल की? हाँ रुक जाना पापा, पहले होमवर्क तो देने दे, बातें बहुत करनी है। 5 नंबर का क्वेश्चन भी क्या मार्क कर लो अच्छे बच्चों की तरह। 4 क्वेश्चन देता तुमको, ठीक है? सोचने पे मजबूर करेंगे आपको। इन्होंने अल्टरनेट मेथड फल्टरनेट मेथड करी है, वो देख लेना। तो एक बार इधर से शुरुआत करके उधर पहुंचे, एक बार उधर से शुरुआत करके इधर पहुंचे। आप कोई भी एक बनाना, आपको दो दो बनाने की जरूरत नहीं है। और क्वेश्चन नंबर 6 क्या मार्क करो। तो कितने क्वेश्चन है टोटल? 3 4 5 6। दिल लगा के करना। अब बता, केवल बता, वो इलस्ट्रेशन 4 में ये इसके ऊपर का। हाँ बोल। बैलेंस एज पर पासबुक तो क्या है? सुनना, हाँ अच्छा क्वेश्चन है। बैंक बैलेंस एज पर क्या? पासबुक। अगर कुछ नहीं दिया तो ये हमेशा नॉर्मल बैलेंस होता है। तो पासबुक के हिसाब से ये कौन सा बैलेंस है? ये क्रेडिट बैलेंस। इतना समझ लो। कुछ नहीं दिया ना तो खामखा उसको ओवरड्राफ्ट वगैरह मानने का नहीं। ओवरड्राफ्ट है तो वो बताएंगे, कैश बुक के हिसाब से है तो बताएंगे, पासबुक के हिसाब से है तो बताएंगे। कुछ नहीं लिखा तो कैश बुक के हिसाब से वो डेबिट बैलेंस होता है और पासबुक के हिसाब से वो क्रेडिट, मतलब नॉर्मल बैलेंस। कुछ लोग इसको पॉजिटिव बैलेंस भी बोलते हैं, कुछ लोग इसको क्या बोलते हैं? पॉजिटिव। सिंपल वाला सादा बैलेंस। बहुत अच्छा केवल, गुड। बोलो। टेस्ट, हाँ पेपर लेके जाओ, अभी इकोनॉमिक्स का पेपर लेके जाओ।